हाय गाइस, दिस इज आदित्य फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश गुरु यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टाइप्स ऑफ वर्ब्स के इस वीडियो लेक्चर में। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया मेन वर्ब्स जिन्हें आप लेक्सिकल या प्रिंसिपल वर्ब्स भी कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स जिन्हें आप ऑक्सिलरी वर्ब्स के नाम से जानते हैं, लिंकिंग वर्ब्स जो कॉपुलर वर्ब्स भी कहलाती हैं, और स्टेटिव और डायनेमिक वर्ब्स, स्टेटिव वर्ब्स स्टेट वर्ब्स भी कहलाती हैं, और डायनेमिक वर्ब्स एक्शन वर्ब्स या फ्लुएंटिव वर्ब्स के नाम से जानी जाती हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स की, रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स की, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स की, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स की। और नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो सेंटेंस में आती हैं 3 फॉर्म्स में आती हैं, जेरेंड, इंफिनिटिव और पार्टिसिपल फॉर्म में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स से। जैसा कि आप जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स किसी भी सेंटेंस में हेल्प करती हैं मेन वर्ब को ये बताने के लिए कि वो मेन वर्ब, अगर वो एक्शन वर्ब है या कॉपुलर वर्ब है, वो वर्ब किस स्टेट में है, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में। और यहां पर जब हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, सेंस वही है लेकिन साथ में आपने यूज किया मॉडल। मॉडल वर्ड का जब आप यूज करते हैं, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स जब आप कहते हैं, तो बेसिकली आप बात करते हैं मूड की, मूड या फिर पॉसिबिलिटी की आप बात करते हैं, एबिलिटी की, परमिशन की, कंडीशन की, या फिर पॉसिबिलिटी लेकिन स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की। मॉडल के बारे में डिटेल में आपको मॉडल्स के वीडियो लेक्चर में मैंने बताया है, जिसमें सभी मॉडल्स को मैंने कवर किया था। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो लेक्चर को आप देख सकते हैं। फिलहाल यहां पर एक ओवरव्यू के तौर पे अगर आप देखें पॉसिबिलिटी की, थोड़ा सा इससे रिकैप भी आपका होगा, रिवाइज करेंगे आप। पॉसिबिलिटी के केस में मे का यूज, जैसे मैं कहता हूं कि बारिश हो सकती है, इट मे रेन। और अगर पॉसिबिलिटी बहुत कम है तो मैंने आपको बताया माइट का भी आप यूज कर सकते हैं प्रेजेंट में। जैसे मैं कहूं कि बारिश हो सकती है, शायद बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है, इट माइट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है। या फिर कुड का भी आप यूज करते हैं, आप कह सकते हैं इट कुड रेन टुडे, कुड का यूज पॉसिबिलिटी के लिए प्रेजेंट में। या फिर आप जानते हैं फ्यूचर की पॉसिबिलिटी के लिए भी हम मे, माइट या कुड का यूज कर सकते हैं। देखिए किस तरह से, मान लीजिए कल एक क्रिकेट मैच होने वाला है इंडिया के साथ किसी टीम का, और मैं ये कहता हूं कि इंडिया मैच जीत सकती है, इंडिया मे विन द मैच, मे विन द मैच। या मैं कह सकता हूं इंडिया माइट विन द मैच, या मैं कह सकता हूं इंडिया कुड विन द मैच। कुड का यूज जब आप पॉसिबिलिटी के लिए भी करते हैं तो सेंस कहीं ना कहीं एक एबिलिटी का आता है। आप जानते हैं कि कुड कैन से ही बना है, कैन, कुड, कुड हैव, और इसके बारे में मैंने एबिलिटी में आपको बताया भी है मॉडल्स में। तो कुड का जब आप यूज करते हैं तो थोड़ा एबिलिटी की बात करते हैं कि इंडिया में वो क्षमता है, वो समर्थ है इंडिया हराने के लिए दूसरी टीम को, तब आप कहते हैं इंडिया कुड विन द मैच। इसी तरह से जब आप कहते हैं एबिलिटी के लिए कैन का यूज, मान लीजिए मैं कहूं कि मैं वहां जा सकता हूं, आई एम एबल टू गो देयर। एबल टू का यूज समर्थता के लिए, एबल मतलब समर्थ होना, आई एम एबल टू गो, मैं जाने में समर्थ हूं, आई एम एबल टू गो देयर। तो उस चीज को आप इस तरह से भी कह सकते हैं, आई कैन गो देयर। और कुड का यूज पास्ट में, कैन के पास्ट में भी आप करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं राहुल ने मुझे कहा वो जा सकता है, राहुल ने मुझे कहा, राहुल सेड टू मी, कोटेशन मार्क, डायरेक्ट स्पीच में आप कोटेशन मार्क का यूज करते हैं, आई कैन गो, मैं जा सकता हूं, ये बात राहुल ने मुझे कही। और अब इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट में जब हम बनाते हैं, राहुल टोल्ड मी दैट, अगर आप डायरेक्ट इंडायरेक्ट के बारे में जानते हैं तो ये जानते होंगे, राहुल टोल्ड मी दैट ही कुड गो, वो जा सकता है, लेकिन पास्ट में बात हुई तो कैन का पास्ट कुड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप डायरेक्ट इंडायरेक्ट के बारे में नहीं जानते हैं तो निश्चिंत रहिए, जब आप डायरेक्ट इंडायरेक्ट के वीडियो लेक्चर को देखेंगे तो इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। फिलहाल यहां पर एक ओवरव्यू मैं आपके लिए ले रहा हूं। तो कुड हैव का यूज सकता था के सेंस में हाइपोथेटिकल पास्ट में किया जाता है। ये बात कुड बी और कुड हैव के वीडियो लेक्चर मैंने बताया था, जो मॉडल प्लेलिस्ट में है। तो अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, चैनल की प्लेलिस्ट में, तो वहां पर कुड बी, कुड हैव का वीडियो लेक्चर है, उस पर आप देखकर समझ सकते हैं कि कुड हैव का यूज कहां पर किया जाता है, पास्ट में, और कुड का यूज
कहां पर किया जाता है? पास्ट में, एबिलिटी के केस में। अब देखिए नेक्स्ट है परमिशन का केस। जैसे मे का यूज परमिशन के लिए। मान लीजिए मैं अपने बॉस के केबिन में जाता हूं और मैं कहता हूं मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मतलब अंदर घुसने से पहले मैं कहता हूं मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? इसी तरह से मान लीजिए मैं किसी को फोन करता हूं और मैं कहता हूं कि क्या मैं राहुल से बात कर सकता हूं? कुड आई स्पीक विद राहुल? कुड का यूज आपने परमिशन के लिए किया। आप कुड का भी यूज कर सकते हैं, मे का भी यूज कर सकते हैं। आप कह सकते हैं मे आई स्पीक विद राहुल या फिर कुड आई स्पीक विद राहुल। इसी तरह से कंडीशन के केस में आप जानते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस में जैसे हम कहते हैं अगर मैं वहां जाता तो उससे मिलता, अगर ये होता तो वो होता। इस तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस में जहां पर इफ का यूज किया जाता है वहां पर वुड और वुड हैव का यूज कंडीशनल टाइप 2 और कंडीशनल टाइप 3 के सेंटेंसेस में होता है। ये बात कंडीशनल सेंटेंसेस के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताई थी। वो वीडियो लेक्चर भी मॉडल की प्लेलिस्ट में है, उस प्लेलिस्ट में आप उस वीडियो लेक्चर को भी देख सकते हैं। इसी तरह से स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए मस्ट का यूज। देखिए मान लीजिए मुझे आपसे कहना है कि मैं जाऊंगा, तो मैं जाऊंगा के लिए मैं कहता हूं आई विल गो। मैं जाऊंगा, आई विल गो। लेकिन अगर मैं कहना चाहता हूं कि मैं जरूर जाऊंगा, जरूर, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि मैं जाऊंगा, तो वहां पर मैं विल की जगह पर मस्ट का यूज कर सकता हूं, यानी विल को मस्ट से रिप्लेस कर देता हूं और मैं कहता हूं आई मस्ट गो। दैट मीन्स कि मैं जरूर जाऊंगा। हालांकि ये बात आप जानते हैं कि मुझे जाना चाहिए के लिए आप कहते हैं आई शुड गो, और मुझे जरूर जाना चाहिए के लिए भी आप कहते हैं आई मस्ट गो। तो मस्ट का यूज दो सेंस में किया जाता है। एक सेंस है जरूर चाहिए और दूसरा सेंस है जरूर जाऊंगा, आऊंगा, खाऊंगा, यानी फ्यूचर में गा, गे, गी के साथ जरूर का यूज। इस कॉन्सेप्ट पे एक स्टूडेंट ने मुझसे कमेंट में पूछा कि आई मस्ट गो, इस सेंटेंस के दो सेंस हैं। एक सेंस है मैं जरूर जाऊंगा और दूसरा सेंस है मुझे जरूर जाना चाहिए। तो अगर आप इस सेंटेंस को बोलें तो सुनने वाले को ये कैसे पता चलेगा कि मैं जरूर जाऊंगा मैं कहना चाहता हूं या फिर मैं कहना चाहता हूं कि मुझे जरूर जाना चाहिए? तो इस बात के लिए मैं आपको कहूंगा कि डाउट क्लियरिंग सेशन के वीडियो नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि एक सेंटेंस को मल्टीपल सेंस के लिए यूज किया जा सकता है और उस समय किस बारे में बात हो रही है इस बात पर डिपेंड करेगा कि सुनने वाला क्या समझेगा। फिलहाल यहां पर मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स में बताने को ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स को मॉडल्स के वीडियो लेक्चर में कवर कर चुका हूं। तो अब मैं मूव करता हूं अपने अगले कॉन्सेप्ट पे, जो कि है रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स का कॉन्सेप्ट। देखिए आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं। यहां पर ये एग्जांपल्स रेगुलर वर्ब्स के हैं और ये सभी एग्जांपल्स इरेगुलर वर्ब्स के हैं। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। रेगुलर वर्ब्स कौन सी होती हैं? स्टैंडर्ड पैटर्न इन इट्स इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है फॉर्म्स। वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड पैटर्न होता है इसकी फॉर्म्स में। हर वर्ब के एंड में ईडी का यूज होता है। सेकंड फॉर्म में ईडी, थर्ड फॉर्म में ईडी। प्ले की प्ले, प्लेड प्लेड, आस्क्ड आस्क्ड आस्क्ड, लव लव्ड लव्ड। तो ऐसी सभी वर्ब्स जिनका एक स्टैंडर्ड पैटर्न होता है, लास्ट में ईडी सेकंड और थर्ड फॉर्म में, ये सभी वर्ब्स कहलाती हैं रेगुलर वर्ब्स। और इरेगुलर वर्ब्स वो होती हैं नो स्टैंडर्ड पैटर्न इन इट्स इन्फ्लेक्शन, जिनका कोई स्टैंडर्ड पैटर्न नहीं होता फॉर्म्स में। तो जैसे फॉर एग्जांपल बिगिन की बात करें, बिगिन शुरू करना, बिगिन, बिगैन, बिगन, इसमें कोई स्टैंडर्ड ईडी पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा है, इसलिए ये एक इरेगुलर वर्ब है। रीड, रेड, रेड, यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, स्पेलिंग सेम होती है सेकंड और थर्ड फॉर्म की, लेकिन प्रोनाउंस करने का तरीका डिफरेंट होता है। आप प्रोनाउंस करते हैं रेड, रेड, जैसे रेड कलर। तीसरी है इज एम आर, ये किसकी फर्स्ट फॉर्म है, किसकी प्रेजेंट फॉर्म है? बी की, इज एम आर। पास्ट फॉर्म है वॉज वर, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है बीन। डू की डिड, डन, हैव की हैड, हैड, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन। इन सभी वर्ब्स में जितनी भी वर्ब्स हैं ये, इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी का यूज नहीं हुआ है, ईडी के पैटर्न को ये नहीं फॉलो करती, इसलिए ये कहलाती है इरेगुलर वर्ब्स। आपने अक्सर ये सुना होगा कि बी, डू और हैव इरेगुलर वर्ब्स हैं, लेकिन कई बार आप ये नहीं जानते थे कि ऐसा क्यों। ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि
एंड में ईडी नहीं होता। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। और अब हम बात करते हैं हमारे अगले कॉन्सेप्ट की, वो है ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। देखिए आपके सामने है ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन और उसके बाद कुछ एग्जांपल्स। सबसे पहले देखिए ट्रांजिटिव वर्ब, दैट रिक्वायर्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंटेंस। यानी ये रिक्वायर करता है, इसको जरूरत पड़ती है, ऐसी वर्ब्स को जरूरत पड़ती है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। इस बात को देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला एग्जांपल है किक। मान लीजिए मैं आपसे कहूं आई किक्ड, मैंने किक किया। यहां पर आप समझ ही नहीं पाए कि मैंने किसको किक किया, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या किक किया या किसे किक किया। व्हाट, क्या, whom, किसे। यानी आप तक मेरी बात पूरी तरह से नहीं पहुंच पाई। मान लीजिए मैं कहना चाहता था कि मैंने फुटबॉल को किक किया, तो देखिए फुटबॉल वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जिसपे मेरे द्वारा किए गए एक्शन, मेरा क्या एक्शन है, किक, उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ा। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है फुटबॉल। मुझे आपको बताना होगा कि आई किक्ड द फुटबॉल, यानी सेंटेंस में फुटबॉल जब तक मैं ना कहूं, सेंटेंस का सेंस कंप्लीट नहीं हुआ। और सेंटेंस वो नहीं होता जिसका सेंस कंप्लीट ना हो। सेंटेंस का मतलब है कि एक कंप्लीट मैसेज जाना चाहिए उस व्यक्ति तक जिससे आप बात कर रहे हैं। इसी तरह से देखिए, अगर मैं आपसे कहूं आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं, तो मैं क्या चाहता हूं मैंने तो कुछ बताया ही नहीं, सेंटेंस का सेंस कंप्लीट नहीं हुआ। आप मुझसे पूछेंगे क्या चाहते हो, या आप पूछ सकते हैं किसे चाहते हो, आपने तो कुछ बताया नहीं। तो मुझे बताना होगा आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूं। या मैं कह सकता हूं आई वॉन्ट माई मॉम, मैं अपनी मम्मी को चाहता हूं। इस तरह से आपको बताना होता है उस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से मान लीजिए पुश, मैंने धक्का दिया। आप पूछेंगे क्या या किसे, तो मुझे बताना होगा कि मैंने चेयर को धक्का दिया, तो मैं कहता हूं आई पुश्ड द चेयर। चेयर मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बताने की जरूरत जब पड़ती है सेंटेंस में, तो वो वर्ब्स जिनके साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो वर्ब्स कहलाती हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक इसी तरह से मान लीजिए मैं कहूं बाय, आई बाय, मैं खरीदता हूं। तो आप पूछेंगे क्या, किसे, मुझे बताना होगा कि मैं एक पेन खरीदता हूं, पेंसिल खरीदता हूं, बुक खरीदता हूं, जो भी मैं खरीदता हूं मुझे उसके बारे में बताना होगा। तो उस ऑब्जेक्ट के बारे में मुझे बताना होगा। ठीक इसी तरह से मैंने देखा, क्या देखा, किसे देखा, तो मैं कहूंगा आई सॉ यू, मैंने आपको देखा। तो यू यानी आप मेरे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो। मैंने पत्थर फेंका, आई थ्रू, थ्रो की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, आई थ्रू द स्टोन। वो जो स्टोन है, मैंने जो एक्शन लिया फेंकने का, थ्रो, उसका इफेक्ट, डायरेक्ट इफेक्ट किस पे पड़ा, पत्थर पे पड़ा, क्योंकि पत्थर अपनी जगह से हिला। जब उस पे इफेक्ट पड़ा तो वो अपनी जगह से हिला, वो मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बताए बिना सेंस कंप्लीट नहीं होता। ठीक इसी तरह से इंट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी होती हैं, दैट रिक्वायर्स नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंटेंस। ऐसी वर्ब्स के सेंटेंसेस में आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताने की जरूरत नहीं पड़ती। एग्जाम्पल देखिए, सिट, स्लीप, डाई, लाई या इस तरह की कई और। मान लीजिए मैं आपसे कहूं आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूं। सेंटेंस बिल्कुल कंप्लीट है। आप मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि आपकी बात पूरी नहीं हुई, मेरी बात बिल्कुल पूरी है। मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि मैं सो रहा हूं। यहां पर कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए ये वर्ब स्लीप ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक इसी तरह से अगर मैं कहूं मैं बैठा हुआ हूं, आई एम सिटिंग, यहां पर भी सिट यूज करके मेरे को कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज करने की जरूरत नहीं है। डाई, जब हम कहते हैं ही डाइड, वो मर गया, बात कंप्लीट हो गई। यहां पर किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं है। लाई, जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि यू आर लाइंग, आप झूठ बोल रहे हो, यू आर लाइंग, बात कंप्लीट है। तो ये सभी एग्जांपल्स हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स के। ये होता है बेसिक कॉन्सेप्ट। लेकिन इसके अलावा भी कुछ है जो आपको जानना चाहिए, बहुत जरूरी है। मान लीजिए एक सेंटेंस मैं आपके सामने लिखता हूं, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। मैंने आपको बताया कि मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। यहां पर मेरे द्वारा किया गया काम है प्ले, प्ले यानी खेलना, और इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है फुटबॉल पे, तो फुटबॉल है मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक्शन का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे इफेक्ट है, इसलिए ये वर्ब प्ले ये एक ट्रांजिटिव वर्ब की तरह यहां पर यूज की जा रही है। अब मान लीजिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं खेलता हूं। मान लीजिए मैं कहूं कि मैं डेली खेलता हूं, डेली खेलता हूं,
आई प्ले डेली। अब देखिए इस सेंटेंस में किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मान लीजिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं खेलता हूं, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, फुटबॉल खेलता हूं, बास्केटबॉल खेलता हूं या कौन सा खेल खेलता हूं। तो यहां पर मैंने फुटबॉल या क्रिकेट या किसी भी चीज का जिक्र नहीं किया, इसलिए यहां पर ये जो वर्ब है चूंकि इसके साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो ये वर्ब यहां पर एज एन इंट्रांजिटिव वर्ब कर रही है। अब पॉइंट ये है कि कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद सेंटेंस का सेंस बिल्कुल कंप्लीट होगा। अगर मैं कहता हूं कि आई प्ले डेली, मैं रोज खेलता हूं, तो सेंटेंस का सेंस बिल्कुल कंप्लीट है। इसी तरह की एक वर्ब है मूव। इसी तरह से देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आई एम मूविंग द चेयर, मैं चेयर खिसका रहा हूं, तो यहां पर चेयर मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जिसपे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ा मेरे द्वारा किए गए एक्शन का। तो मूव वो होगी एक ट्रांजिटिव वर्ब उस सेंटेंस में। लेकिन अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि आई मूव्ड, मैं हिल गया। देखिए मूव का एक सेंस ये भी है कि मान लीजिए आप कहीं पे बैठे हैं और किसी ने आपसे कहा कि कैन यू प्लीज मूव अ बिट, क्या आप थोड़ा सा खिसकेंगे, और आपने कहा कि ठीक है ओके, और आप थोड़ा खिसक गए और फिर आपने कहा ओके आई मूव्ड, मैं खिसक गया। सेंटेंस वहां पर कंप्लीट हो गया, मैं खिसक गया। तो यहां पर वो व्यक्ति आपसे ये नहीं पूछेगा कि क्या खिसक गया या किसे खिसक गया, क्योंकि बात आपकी कंप्लीट है। तो वहां पर चूंकि किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो वहां पर मूव एक इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज हुई। तो कई ऐसी वर्ब्स होती हैं जैसे मूव या प्ले या इस तरह की कई वर्ब्स जिनमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बताने की जरूरत ही नहीं होती और फिर भी सेंटेंस का सेंस कंप्लीट हो जाता है। ऐसी वर्ब्स ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव दोनों तरीके से यूज की जा सकती है। अब बात करते हैं हमारी अगली वर्ब्स जो कि हैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स। कई बार स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स का कॉन्सेप्ट क्या है। तो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, अब हम डिस्कस करते हैं। देखिए फाइनाइट और नॉन फाइनाइट किसी वर्ब्स के टाइप्स नहीं है, बल्कि होता यह है कि किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब होती है, चाहे वो मेन वर्ब हो, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, या फिर कॉपुलर या लिंकिंग वर्ब हो, चाहे वो स्टेट वर्ब कहलाए या डायनामिक एक्शन वर्ब कहलाए, लेकिन अगर वो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब अगर सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर वो चेंज हो जाए, सब्जेक्ट क्या होता है, या तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर या फर्स्ट पर्सन प्लूरल। जैसा कि आप जानते हैं मैंने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के वीडियो लेक्चर में जो कि प्लेलिस्ट नंबर 1 में है, उसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया है कि सब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं। या फिर सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर या प्लूरल है, तो ऐसे केस में अगर इनके अकॉर्डिंग वो वर्ब अपना फॉर्म चेंज करे, तो ऐसे केस में वो वर्ब मेरी कहलाती है फाइनाइट वर्ब, और अगर वो चेंज ना करे तो वो कहलाती है नॉन फाइनाइट वर्ब। इस बात को एग्जांपल्स के माध्यम से आप बेहतर समझ पाएंगे। दूसरी बात ये है कि अगर वो नॉन फाइनाइट है, मान लीजिए कोई वर्ब किसी सेंटेंस में नॉन फाइनाइट है, यानी कि वो नंबर या पर्सन के हिसाब से चेंज नहीं हो रही है, तो वो 3 कैटेगरीज में से एक हो सकती है। जेरेंड हो सकती है, इन्फिनेटिव्स हो सकती है, या फिर पार्टिसिपल हो सकती है। और आपको मैं एक बात बता दूं, जेरेंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल पे इसका अगला वीडियो लेक्चर जो आने वाला है, उस वीडियो लेक्चर में डिटेल में समझाया जाएगा। फिलहाल एक छोटा सा ओवरव्यू। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप ये जानते होंगे, जेरेंड फॉर्म जो होती है वो वर्ब की 4th फॉर्म यानी आईएनजी का यूज किया जाता है वर्ब की बेस फॉर्म के साथ, और उसे एज अ नाउन यूज किया जाता है सेंटेंस में, या तो सब्जेक्ट में या फिर ऑब्जेक्ट में, वो कहलाती है जेरेंड। दूसरी है इन्फिनेटिव फॉर्म। इन्फिनेटिव में 2 चीजें हैं। नॉर्मली हम सब जानते हैं कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करके उसे इन्फिनेटिव नाम दिया जाता है, लेकिन कुछ सेंटेंसेस में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, वहां पर टू का यूज नहीं होगा, लेकिन फिर भी यूज इन्फिनेटिव होगा। और इन्फिनेटिव का यूज एज अ नाउन, एज एन एडजेक्टिव, एज एन एडवर्ब किया जाता है। अब आपके सामने है नॉन फाइनाइट वर्ब्स की तीसरी फॉर्म जो कि है पार्टिसिपल फॉर्म। पार्टिसिपल फॉर्म में वर्ब की 3rd फॉर्म या फिर वर्ब की 4th फॉर्म, लेकिन यहां पर और यहां पर एक डिफरेंस है। देखिए वर्ब की 4th फॉर्म लेकिन एज अ नाउन यूज किया, जब किसी वर्ब को 4th फॉर्म को, उसके आईएनजी फॉर्म को एज अ नाउन यूज किया तो जेरेंड है, लेकिन जब 4th फॉर्म को एज एन एडजेक्टिव यूज किया, 4th फॉर्म या 3rd फॉर्म, तो वो कहलाती है पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स भी 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल,
पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो निश्चिंत रहिए, अगले वीडियो लेक्चर को जब आप देखेंगे तो इस टॉपिक पर वापस आइएगा। ये सेंटेंसेस आपको ज्यादा आसान लगेंगे, समझ में इजीली आ जाएंगे। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं। सबसे पहला एग्जांपल अगर आप देखें, आई गो, मैं जाता हूं। आई ये एक फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर मैं सब्जेक्ट के पर्सन को, ये नंबर को चेंज कर दूं, देखिए मैंने यूज किया थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, वो जाता है। जब मैं कहता हूं वो जाता है तो वहां पर गो की जो फॉर्म है वो चेंज हो गई। गो की जगह आपको कहना पड़ा गोज। तो जब फॉर्म में चेंज आया तो इससे ये पता लगता है कि ये एक ऐसी वर्ब है इस सेंटेंस में जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में गो की फॉर्म चेंज हो जाए। यहां पर गो की फॉर्म चेंज हो गई सब्जेक्ट के हिसाब से। इसका यह मतलब है कि ये वर्ब यहां पर एक फाइनाइट वर्ब है। अब देखिए मेरा दूसरा सेंटेंस, आई लव प्लेइंग। मैं बहुत पसंद करता हूं। क्या पसंद करता हूं? खेलना पसंद करता हूं। मैं बहुत पसंद करता हूं खेलना। अगर इस सेंटेंस में आई की जगह मैं लगा दूं ही, वो, या मैं किसी व्यक्ति का नाम ले लूं जैसे राहुल, मैं कहूं राहुल खेलना बहुत पसंद करता है, तो राहुल एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। और ऐसे केस में जब मैं कहता हूं राहुल तो लव के साथ में एस का यूज करूंगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस एस का यूज करते हैं, यहां पर मैं एस का यूज करूंगा और मैं कहूंगा राहुल लव्स प्लेइंग। तो अगर आप ध्यान दें, लव प्यार करना ये एक वर्ब है और यहां पर इसकी फॉर्म में चेंज आ गया नंबर और पर्सन के हिसाब से, यानी सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया तो ये हो गई लव्स। तो यहां पर ये जो वर्ब है लव, ये एक फाइनाइट वर्ब है। क्यों है? क्योंकि इसने अपनी फॉर्म को चेंज किया नंबर और पर्सन के हिसाब से। लेकिन उसके बावजूद अगर दूसरी वर्ब की बात करें, इसकी जेरेंड फॉर्म यहां पर यूज हो रही है। यहां पर प्लेइंग अपने आप को चेंज नहीं करता। मैं कहूं मैं खेलना पसंद करता हूं, आई लव प्लेइंग। राहुल खेलना पसंद कर रहा है, राहुल लव्स प्लेइंग। लोग खेलना पसंद करते हैं, पीपल लव प्लेइंग। यानी प्लेइंग अपनी जगह पे बिल्कुल स्टिल है, ये चेंज नहीं हुआ है। क्योंकि यहां पर इस वर्ब की ये फॉर्म चेंज नहीं हो रही है तो ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। और किस कैटेगरी की नॉन फाइनाइट वर्ब है? ये है जेरेंड, जो कि ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म एज अ नाउन यहां पर यूज हो रही है। ठीक इसी तरह से देखिए मेरा अगला सेंटेंस है, वो ही वॉन्ट्स टू गो टू दिल्ली। वो चाहता है जाना दिल्ली। वो दिल्ली जाना चाहता है। यहां पर सबसे पहली वर्ब है वांट, उसके बाद एक वर्ब है गो। अगर आप ध्यान दें, ये वांट्स चेंज हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि मैं दिल्ली जाना चाहता हूं तो मैं कहूंगा आई वॉन्ट टू गो टू दिल्ली। तो यहां पर आई अगर मैं यूज करूं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, या मैं यूज करूं यू जो कि सेकंड पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट है यू, और मैं कहता हूं यू वॉन्ट टू गो टू दिल्ली, आप दिल्ली जाना चाहते हो, तो यहां पर एस का यूज मैं आई या यू के केस में नहीं करूंगा। तो नंबर ऑफ पर्सन के हिसाब से ये चेंज हो गया, इसलिए ये एक फाइनाइट वर्ब है। लेकिन टू गो, ही वॉन्ट्स टू गो टू दिल्ली, या मैं कहूं मैं दिल्ली जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गो टू दिल्ली, यानी ये जो फॉर्म है वर्ब की, ये जो फॉर्म है ये अपने आप में चेंज नहीं हो रही है। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, तो ऐसे केस में ये फॉर्म है नॉन फाइनाइट वर्ब। इसको आप कहेंगे कि ये इस सेंटेंस में ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। और कोई आपसे पूछे कि नॉन फाइनाइट वर्ब है लेकिन जेरेंड है, इंफिनिटिव है या पार्टिसिपल है, तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने यूज की, ये एक इंफिनिटिव फॉर्म है। तीसरा सेंटेंस, यू शुड कम टू सी मी। आपको मुझे देखने आना चाहिए। ये एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब का सेंटेंस है। यहां पर मॉडल हेल्पिंग वर्ब है शुड। अगर आप ध्यान दें, मेरा सब्जेक्ट चाहे जो हो, सब्जेक्ट किसी भी पर्सन का हो, किसी भी नंबर का, कम ही रहेगी, वर्ब की ये फॉर्म चेंज नहीं होगी, तो इसलिए ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब कोई आपसे ये पूछे कि अगर ये नॉन फाइनाइट वर्ब है क्योंकि ये चेंज नहीं हो रही है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो इस केस में कौन सी फॉर्म है? जेरेंड है, इंफिनिटिव है या पार्टिसिपल है? तो देखिए जेरेंड ये हो नहीं सकती क्योंकि वर्ब की फोर्थ फॉर्म वो नहीं है, थर्ड फॉर्म फोर्थ फॉर्म भी वो नहीं है, वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अगर आप ध्यान दें, इस सेंटेंस में
इंफिनिटिव फॉर्म का यूज किया गया है। तो कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं कि टू का यूज क्यों नहीं हुआ यहां पर। जब टू का यूज होगा तभी वो इंफिनिटिव फॉर्म होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। यहां पर वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म भी आई तो वो भी एक इंफिनिटिव फॉर्म कहलाती है। अब इसी सेंटेंस में थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं। यू शुड कम, आपको आना चाहिए मुझे देखने। अगर मैं यहां पर कोई भी सब्जेक्ट रखूं, टू सी मी, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। तो चूंकि इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा तो ये भी मेरी नॉन फाइनाइट वर्ब है। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंफिनिटिव फॉर्म। तो यहां पर कुल मिलाकर स्टार्टिंग से अगर हम देखें, ये फाइनाइट है क्योंकि ये चेंज हो रही है। ये फाइनाइट है, चेंज हो रही है। ये नॉन फाइनाइट है क्योंकि ये चेंज नहीं हो रही है। ये फाइनाइट है, चेंज हो रही है। ये नॉन फाइनाइट है, चेंज नहीं हो रही है। ये भी चेंज नहीं हो रही है। नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट। इस तरह से हमने इन सेंटेंसेस को देखा। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, आई डोंट लाइक वीपिंग किड्स। मैं पसंद नहीं करता रोने वाले बच्चे। ये रोते हुए बच्चे, जो बच्चे रोते हैं मुझे वो पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक वीपिंग किड्स। यहां पर किड्स ये एक नाउन है, ये आप जानते हैं, और नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे। बच्चे तो हैं लेकिन रोते हुए बच्चे, तो उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे, ये एक एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव कहां पर यूज होता है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म एज एन एडजेक्टिव। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हो सकती थी, लेकिन यहां पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म है एज एन एडजेक्टिव। ये एक पार्टिसिपल फॉर्म है नॉन फाइनाइट वर्ब्स की, क्योंकि अगर आप ध्यान दें, सब्जेक्ट चाहे जो हो, अगर मैं कहूं वो पसंद नहीं करता रोते हुए बच्चे, ही डज नॉट लाइक वीपिंग किड्स, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, ये एक वर्ब है। चूंकि चेंज नहीं हुआ, ये नॉन फाइनाइट है, पार्टिसिपल है, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म एज एन एडजेक्टिव। तो ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। और अगर यहां पर डू की बात करें, डू तो चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ये एक फाइनाइट वर्ब है। और लाइक ये भी यहां पर चेंज नहीं होगा, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखिए अगर ये सेंटेंस अफर्मेटिव होता कि मुझे रोते हुए बच्चे पसंद हैं, तो लाइक जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता। लेकिन यहां पर चूंकि ये नेगेटिव है, तो इसका सारा इंपैक्ट, जो सब्जेक्ट का पूरा इंपैक्ट है, वो हेल्पिंग वर्ब पे आ गया। इसलिए हेल्पिंग वर्ब तो चेंज हो रही है, लेकिन ये जो मेन वर्ब है ये चेंज नहीं हो रही है, इसलिए यहां पर ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब देखिए मेरा अगला सेंटेंस है, शी इज अ वर्किंग लेडी। यहां पर इज का यूज किया गया है। इज का यूज चेंज होगा, अगर यहां पर आई हो तो एम, तो यहां पर शी इज, यहां पर इज ये एक फाइनाइट वर्ब है क्योंकि इसकी फॉर्म सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। लेकिन यहां पर ये वर्किंग नॉन फाइनाइट है। लेडी है लेकिन काम करने वाली लेडी, और वर्किंग, ये वर्किंग और ये एक एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है क्योंकि लेडी एक नाउन है, उसके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी। ये एक एडजेक्टिव है, पार्टिसिपल फॉर्म है नॉन फाइनाइट वर्ब की। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, विंडो इज ब्रोकन। खिड़की टूटी हुई है। खिड़की के बारे में कुछ बताया गया। विंडो क्या है? एक नाउन है। तो ब्रोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पर एज एन एडजेक्टिव यूज हो रही है, क्योंकि एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे। तो ब्रोकन ये जो वर्ड है नॉन फाइनाइट है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए यहां पर ये चेंज नहीं होगा। मान लीजिए मैं कहूं कि खिड़कियां टूटी हुई हैं, खिड़कियां, एक से ज्यादा खिड़कियां, विंडोज, तो यहां पर इज की जगह मैं यूज करूंगा आर। तो इसलिए चूंकि इसकी फॉर्म चेंज हो रही है, ये फाइनाइट है, लेकिन इसकी फॉर्म चेंज नहीं होगी, तो ये नॉन फाइनाइट है, पार्टिसिपल फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म एज एन एडजेक्टिव यूज। नेक्स्ट सेंटेंस, आई डोंट लाइक टू सी अ ब्रोकन चेयर। ये चेंज होगा, फाइनाइट है। ये चेंज नहीं होगा, नॉन फाइनाइट है और इन्फिनिटिव है। टू सी ये भी चेंज नहीं होगा, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, चेंज नहीं होगा, नॉन फाइनाइट है। अ ब्रोकन चेयर, एक टूटी हुई चेयर, ये पार्टिसिपल फॉर्म है नॉन फाइनाइट वर्ब की थर्ड फॉर्म एज एन एडजेक्टिव यूज, तो ये भी नॉन फाइनाइट है। तो इस सेंटेंस में आई डोंट लाइक टू सी अ ब्रोकन चेयर, मैं नहीं देखना चाहता, क्या नहीं पसंद करता मैं देखना? टूटी हुई चेयर, ब्रोकन चेयर। ही हैज अ केयरिंग हार्ट, उसके पास है, क्या है उसके पास? एक केयरिंग हार्ट, यानी जो केयर करने वाला दिल। तो यहां पर हैज, ये देखिए ये चेंज होगी, फाइनाइट है क्योंकि ये चेंज होगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक केयरिंग हार्ट है, तो मैं कहता हूं आई हैव अ केयरिंग हार्ट। यहां पर हार्ट, दिल, ये नाउन है, इसके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी इस वर्ड ने, केयरिंग, ये एक एडजेक्टिव है।
एडजेक्टिव पार्टिसिपल में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म एज एन एडजेक्टिव नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब देखिए मेरा अगला सेंटेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। इट हैज बीन 5 years टू मी हैविंग सीन यू। आपको कुछ याद आया कि इस सेंटेंस को मैंने कहां आपको पढ़ाया था? इट के वीडियो लेक्चर में। इट के वीडियो लेक्चर में अगर आप ध्यान दें, जो कि प्लेलिस्ट नंबर 12 में है एडवांस इंग्लिश ग्रामर में, वहां पर मैंने आपको बताया था कि इस तरह से फॉर्मेशन को यूज किया जाता है हैज बीन के साथ में। फिलहाल इस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा, अगर आप इस वीडियो लेक्चर को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। इट हैज बीन 5 years टू मी, मुझे 5 साल हो गए हैं, मुझे 5 साल हो गए हैं क्या किए हुए? हैविंग सीन यू, आपको देखे हुए मुझे 5 साल हो गए हैं। अगर आप ध्यान दें, हैविंग सीन यू, क्या आप जानते हैं हैविंग सीन ये कौन सा फॉर्मेशन है? यहां पर ये वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, उसके साथ हैविंग का यूज। तो अगर आपको ध्यान हो तो हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आप कब यूज करते हैं? पार्टिसिपल्स में। पार्टिसिपल्स में क्या आपको याद है कि 3 तरह के पार्टिसिपल्स होते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल जहां पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पर एक चीज और मैं साथ में ऐड कर लेता हूं, हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म का आप यूज करते हैं। तो यहां पर सी, चूंकि इसकी फॉर्म नहीं चेंज होगी इस सेंटेंस में, चाहे सब्जेक्ट जो हो, तो ये भी पार्टिसिपल यूज है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। और यहां पर हैज, ये फाइनाइट है क्योंकि ये सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो सकता है। अगर सब्जेक्ट यहां पर थर्ड पर्सन सिंगुलर की बजाय कुछ और हो, जैसे फर्स्ट पर्सन प्लूरल या फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, तो भी ये हैव में चेंज हो जाता है। अब देखिए मेरा आखिरी सेंटेंस, ही लेट्स मी गो। आप इस सेंटेंस का मतलब सिर्फ तब समझ सकते हैं जब आपने लेट के वीडियो लेक्चर को देखा हो। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। यहां पर जो मेन वर्ब है वो है लेट। ही लेट्स मी गो। अगर आप ध्यान दें, ही ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मैंने एस का यूज किया। अगर ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल या फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के अलावा कोई भी सब्जेक्ट हो, तो यहां पर एस का यूज आप नहीं करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल के हिसाब से। तो इसका यह मतलब है कि ये जो वर्ब है लेट, ये चूंकि अपनी फॉर्म को चेंज कर रही है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ये एक फाइनाइट वर्ब है। और यहां पर जो दूसरी वर्ब हम यूज कर रहे हैं गो, ये कभी चेंज नहीं होती, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। अगर मैं कहूं ही लेट्स मी गो, वो मुझे जाने देता है। और मान लीजिए यहां पर मैं ये कह दूं कि आप मुझे जाने देते हो, आप यानी यू, सेकंड पर्सन सब्जेक्ट, यू लेट, यहां पर एस नहीं आएगा, फिर यू लेट मी गो। तो यहां पर गो की जगह कोई चेंज नहीं होगा, गो का वेंट या गॉन या कोई फॉर्म में एस एस का कोई फर्क नहीं आएगा। इसलिए ये जो वर्ब है इसमें कोई चेंज नहीं होता, ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो इस तरह से आप ये समझ पाए कि सेंटेंसेस में कोई भी वर्ब फाइनाइट या नॉन फाइनाइट पोजीशन पे हो सकती है। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स, रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव और फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में जाना। हमने थोड़ा बेसिक आइडिया दिया जेरेंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल्स के बारे में। हालांकि इस पे एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में डेवलप करने वाला हूं जिसमें डिटेल में समझाऊंगा कि किस तरह से सेंटेंसेस में इनका यूज किया जाता है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। जितना हो सके इन वीडियोस को शेयर करिए ताकि हर छोटे छोटे गांव और छोटे छोटे कस्बों के स्टूडेंट्स तक भी इन वीडियोस को मैं पहुंचा सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए विदा लूंगा। धन्यवाद।